तो हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट आस्क एमयूसी इंटरव्यू क्वेश्चंस विथ आंसर्स पार्ट 1। ठीक है, दो पार्ट में हम ये टॉपिक डिवाइड करने वाले हैं। हमारे पास 30 क्वेश्चन है टोटल जो मोस्ट आस्क है। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन पूछने भी वाले नहीं है, पूछेंगे भी तो सारे कंडीशनल होंगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट 1, 15 क्वेश्चन देखेंगे, बाद में हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, बट मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज ही दे दूंगा। तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन से लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट आपको पार्ट 2 का अगर नोटिफिकेशन मिलना चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मिलते रहे और जिनको जरूरत है उन तक यही इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मोस्ट आस्क एमयूसी इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चंस। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन से 30 क्वेश्चंस आज मैं आज लेने वाला हूँ। तो देखो, पहले पार्ट में तो 15, फिर सेकंड पार्ट में हम 15 देखेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं एक साथ नहीं ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल वीडियो होगा तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है और मैं ज़्यादा तो वीकेंड्स में ही काम करता हूँ, तो इस वीकेंड्स में ही वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो मेरे पास टाइम भी कम रहता है, तो उसकी वजह से मैं आज 15 क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर पाया हूँ और 15 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैंने पार्ट्स में बनाए हैं। तो हर हफ्ते में एक नया टॉपिक लेके आता हूँ आपके लिए, और बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत सारे एकदम पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक आपको मिलते रहे हर हफ्ते। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज एमयूसी, और उनका जो लॉन्ग फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर हम बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज एमयूसी। एमयूसी का मतलब ही होता है स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर हमारा वहाँ पे देख सकते हो कि मैंने डैश डैश डाला है मॉडल व्यू कंट्रोलर के बीच में। ये इसलिए डाला है कि वो मॉडल व्यू कंट्रोलर ये अलग अलग है। ठीक है, बट उसका हम अलग अलग भागों को जोड़ के हमने एमयूसी बनाया। ठीक है, एक प्रकार का डिजाइन पैटर्न है। तो हम एक तरीके का एक आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, डिजाइन पैटर्न एक आर्किटेक्चर बना सकते हैं, और एक मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल अलग है, व्यू अलग है, कंट्रोल अलग है। आपने अगर फोल्डर स्ट्रक्चर देखा होगा एमयूसी का, तो मॉडल से अलग रखते हैं, व्यू अलग रखते हैं और कंट्रोल अलग रखते हैं। आपको इजीली सारे इमेजेस गूगल पे मिल जाएंगे, एमयूसी डालना है और इमेजेस सिलेक्ट करना है, सारे के सारे आपको एमयूसी में मिल जाएंगे और वो अलग अलग टाइम में मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, एमयूसी क्या है। इट इज डिजाइन पैटर्न यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेशली फॉर वेब एप्लीकेशन। इट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज आवर कोड सो दैट इज क्लीन, इजी टू मैनेज एंड स्केलेबल। ठीक है, तो एमवीसी का यही मतलब है कि अपना कोड एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सके और इजी हो सके मैनेज करने में, क्योंकि मॉडल व्यू कंट्रोलर मतलब सारे के सारे जितने मेन मॉडल है वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रिपोजिटरी पैटर्न यूज कर सकते हैं, तो डेटाबेस और कोड का भी एक अलग अलग लॉजिक हो जाएगा। तो बहुत सारे डिजाइन पैटर्न हम एक ही कोड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एमयूसी एक प्रकार का एक आर्किटेक्चर हो गया, एक डिजाइन पैटर्न हो गया, जो हम इफेक्टिव कोड बनाने में और मल्टीपल डेवलपर्स अगर एक कोड पे काम करें तो वो इजीली काम कर सके, और एक आपको एक इजी एक फंक्शनलिटी और इजी एक डिवाइडेड मॉडल आपको मिल सके। ठीक है, तो देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इमेजिन यू आर ऑर्डरिंग फूड ऑन अ फूड डिलीवरी ऐप। आप इमेजिन करो कि आपको एक ऑर्डर करना है फूड डिलीवरी ऐप पे। ठीक है, तो आपका मॉडल क्या काम करेगा, आपका मॉडल एज ए डेटा काम करेगा। ठीक है, दिस इज द डेटा पार्ट, लाइक योर ऑर्डर डिटेल्स सच एज फूड आइटम प्राइसेस एंड योर एड्रेस। इट होल्ड्स एंड मैनेजेस द डेटा। ठीक है, तो मॉडल क्या करता है, आपका डेटा मैनेज करने का काम करता है। तो आपने देखा होगा कि आप मॉडल जैसा बनाते हो वैसा हमारे डेटाबेस में हमारे एंटिटीज होती है। एंटिटीज मतलब कॉलम होती है, हमारी कॉलम्स होती है ना, उस हिसाब से हमारा मॉडल बनता है। तो हमारा अगर आईडी इंट है तो इधर भी आपका मॉडल में इंट बनेगा, तो उधर स्ट्रिंग है तो इधर भी स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, ऐसा मॉडल आपका एक मैचिंग पैटर्न रहता है मॉडल में, और वो आपका क्या करता है, डेटा मैनेज करने में काम करता है, डेटा होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, द फूड नेम प्राइस एंड क्वांटिटी etc, तो ये आपके हो गए मॉडल और आपका हो गया डेटा जो मॉडल होल्ड करके रखता है। ठीक है, सेकंड है व्यू, यूजर इंटरफेस। व्यू का मतलब आपको तो नाम में ही पता होगा, व्यू कुछ तो दिखा रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन, लाइक द मेनू, द ऑर्डर समरी एंड द प्लेस ऑर्डर बटन। इट शोज ऑन डेटा टू द यूजर, जो भी यूजर को दिखा जा रहा है वो व्यू है। तो व्यू कैसा है, तो एग्जांपल एचटीएमएल पेजेस, मोबाइल स्क्रीन, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है। तो हो गया हमारा व्यू। थर्ड हो गया हमारा कंट्रोलर। ये होगा मिडल मैन। मिडल मैन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडल और व्यू के बीच में जो खड़ा होता है ना, वो होता है हमारा कंट्रोलर।
ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन बनाता है मॉडल और व्यू का वो होता है कंट्रोलर। ठीक है, तो सारा लॉजिक कंट्रोलर में लिखा होता है। डेटा जो हम होल्ड करते हैं, डेटा का जो सारा कुछ होता है वो मॉडल में लिखते हैं, और हमें दिखाना है जो व्यू में दिखते हैं। तो ये तीनों पार्ट मिला के हमारा एप्लीकेशन बन जाता है। ठीक है, so controller क्या है? This is a part that handles the logic, like when you click on the place order, it tells the app what to do. ठीक है, it receive the input from the user and update the model or view. ठीक है, तो ये कंट्रोलर क्या करता है, जब भी आप प्लेस ऑर्डर करोगे तो ये बताएगा कि कौन से मेथड कौन से कंट्रोलर पे आपको कॉल करना है। ठीक है, तो आपका यूजर का जो इनपुट होगा वो ये रिसीव करेगा, हमारा कंट्रोलर रिसीव करेगा। ठीक है, और मॉडल को बताएगा कि ये हमारे पास चेंजेस है, आप ये पास कर दो, यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, इट टेक्स योर क्लिक एंड टेल द सिस्टम टू सेव योर ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ गया आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है? तो देखो, तो वर्क कैसे करता है, हाउ डू यू वर्क टुगेदर, लाइक यू क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर, तो आपने अपने यूआई पे प्लेस किया ऑर्डर, तो कंट्रोलर टेल्स द मॉडल टू सेव द ऑर्डर। तो कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल को बताएगी कि आप सेव कर दो ऑर्डर, प्लेस हो गया ऑर्डर, आप सेव कर दो। ठीक है, फिर मॉडल क्या करेगा, द मॉडल्स अपडेट्स द डेटा लाइक सेविंग टू द डेटाबेस। हम डेटाबेस में सेव करते हैं ना, वैसे ही तरीके से मॉडल हमारा डेटाबेस में सेव कर देगा। ठीक है, व्यू शोज द सक्सेस मैसेज और ऑर्डर स्टेटस। जब भी हमारा डिटेल सेव हो जाता है तो हमारा व्यू क्या करेगा, उसको शो कर देगा। ठीक है, तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, या आप इजीली इसको, मेरे पास सारे डिटेल्स पीपीटी है, डिटेल्स में लिखी है मैंने सारी पीपीटी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे एग्जांपल इधर मिल जाएंगे, आपको सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, वाई यूज एमयूसी, फिर एमयूसी यूज क्या कर रहे हैं, एमयूसी यूज क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सारे हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। एमयूएम यूज करते हैं, हम एमयूसी यूज करते हैं, हम रिपोजिटरी पैटर्न यूज करते हैं, हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, एमयूसी क्यों यूज करना है हमें? तो एमयूसी इसके लिए यूज करना है, एक तो ये इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि सेपरेट लॉजिक है, और बहुत अच्छा आसान तरीका रहता है एमयूसी को समझने में। ठीक है, सेपरेट द डेटा यूआई एंड द लॉजिक, तो तीनों पार्ट सेपरेट रहते हैं। मेक द कोड क्लीन एंड यूजेबल, हेल्प इन द टीम कोलाब्रेशन, वन कैन वर्क ऑन व्यू, वन कैन मॉडल। तो मैंने बोल दिया कि अलग अलग डेवलपर, बहुत सारे डेवलपर्स काम कर सकते हैं एमयूसी पे, तो ये अच्छा तरीका है। ठीक है, तो आप अगर आर्किटेक्चर की बात करो तो एमयूसी हो गया हमारा, लेयर्ड हो गया, एमयूवीएम हो गया, एमयूपी हो गया। ठीक है, तो अलग अलग फ्रेमवर्क में अलग अलग आर्किटेक्चर हम मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी ओल्ड आर्किटेक्चर, न्यू टेक्नोलॉजी न्यू आर्किटेक्चर, तो ये अलग अलग तरीके से हम अलग अलग आर्किटेक्चर यूज करते हैं। ठीक है, तो एक हमारे रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन द एमयूसी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, अगर आपको डायग्राम चाहिए तो मैंने डायग्राम इस पर निकाली नहीं है, तो आपको इजीली गूगल पे अगर एमयूसी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल डालोगे तो आपको डायग्राम इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो उधर से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, और आप इजीली उधर से आप लाइक उसका फ्लो निकाल सकते हो कि एमयूसी लाइफ साइकिल चलती कैसे है। बट आपको मैं सारी थ्योरेटिकली ये बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, द एमयूसी लाइफ साइकिल इज द स्टेप by step process that runs when you make a request to a MVC web application, like clicking a link or opening a web page. ठीक है, it covers how your request is handled, how the correct code is called, and how the response is returned to your browser. तो जब भी यूजर क्लिक करेगा यूआई पे, तो यूआई पे क्लिक करने से लेके डेटाबेस में सेव होने तक जितना लाइफ साइकिल हमारा दिखाता है व्यू पे दिखाने तक, तो ये सारी प्रोसेस हम एमयूसी लाइफ साइकिल में देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स इन एमयूसी लाइफ साइकिल, तो पहले यूजर रिक्वेस्ट, द साइकिल्स बिगन वेयर द यूजर टाइप्स द यूआरएल इन ब्राउजर, टाइप www.example.com/home-controller/index फंक्शन। ठीक है, और क्लिक अ लिंक। ठीक है, एक लिंक पे क्लिक करेगा और एक क्लिक ओपन होगी लिंक। ठीक है, फिर राउटिंग का काम आता है उधर, तो राउटिंग क्या करेगा, दिस रिक्वेस्ट गोज टू राउटिंग इंजन, लाइक route config.cs में देखोगे कि आपका क्या डिफॉल्ट यूआरएल स्टोर है उधर। अगर होम है तो होम का कंट्रोलर कॉल होगा, कुछ अलग है लॉगिन का है तो लॉगिन का कॉल होगा, जो भी आपका डिफॉल्ट कंट्रोलर है वो कॉल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, राउटिंग डिसाइड विच कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड शुड हैंडल द रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल home/index, होम कंट्रोलर इंडेक्स फंक्शन कॉल करेगा होम कंट्रोलर को, इन होम कंट्रोलर कॉल करेगा इंडेक्स मेथड को। ये हो गया हमारा फ्लो। और राउटिंग एक राउटिंग टेबल मैनेज करता है जिसमें सारे राउट्स होते हैं हमारे, और वो राउट्स मैच करके हमारा राउटिंग करता है। तो ठीक है, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि हमारा होम कंट्रोलर हमारे कंट्रोलर में स्टोर है, और व्यू हमारे इंडेक्स में, व्यू सॉरी इंडेक्स हमारे व्यू में, व्यू फोल्डर के अंदर है, और कंट्रोलर हमारा होम कंट्रोलर हमारा सॉरी
होम कंट्रोल हमारा कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। तो वो गया हमारा राउटिंग। फिर उसके बाद आता है एमयूसी हैंडलर। एमयूसी हैंडलर, तो वंस द राउट इज मैच, एक बार राउट मैच हो जाता है, द एमयूसी हैंडलर टेक्स ओवर। तो फिर आगे का काम एमयूसी हैंडलर देखता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द एक्चुअल प्रोसेस फॉर एमयूसी रिक्वेस्ट। तो सारे का सारा कुछ स्टार्टिंग चाहे एक्चुअल प्रोसेस का काम होता है वो एमयूसी हैंडलर देखता है। तो ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है कंट्रोल इनिशियलाइजेशन। तो एमयूसी नाउ क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट। देखो मैंने बोला था कि एमयूसी हैंडल करता है, मतलब एमयूसी टेक ओवर लेता है राउटिंग के बाद, एमयूसी हैंडलर टेक ओवर लेता है। तो एमयूसी हैंडलर क्या करता है, एक कंट्रोल का एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता है, जो कंट्रोलर का क्लास होता है, लाइक ओम कंट्रोलर। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो उसमें ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके बाद वो एक्शन मेथड कॉल करता है जो है हमारे इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल इनिशियलाइजेशन का काम उसमें होता है, ठीक है। फिर उसका आता है मॉडल बाइंडिंग, ये ऑप्शनल है। तो ये मॉडल बाइंडिंग लाइक अ फाइल फिलिंग अ फॉर्म, फॉर्म आप फिल करते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली मैप हो जाता है हमारे मॉडल क्लास के साथ। तो ये इस तरह का मॉडल बाइंडिंग है, बट ऑप्शनली आपको बताना नहीं है, ठीक है। बट आपको एक ऑप्शनल बता दिया, अगर आपको कुछ याद ना हो 2-3 पॉइंट आप इसमें से भी उठा सकते हो, ठीक है। तो फिर हमारा 6 स्टेप होता है एग्जीक्यूशन का, एक्शन एग्जीक्यूशन का, ठीक है। हमने कंट्रोल तो इनिशियलाइज कर दिया, कंट्रोल के बाद हमारा जो एक्शन होगा, जो कॉन्टेक्स्ट होगा या कुछ भी होगा, हमारा जो कंट्रोल हमने लिखा हुआ है, एक्शन लिखा हुआ है, तो वो हमारा कॉल होगा, ठीक है। तो नाउ द कंट्रोल एक्शन मेथड रन, इट परफॉर्म लॉजिक, इट गेटिंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो हमारा एक्शन क्या करता है, एक परफॉर्म करता है, एक लॉजिक लिखा होता है उनमें, उस वो परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट रिटर्न कर देता है, हमारा एक्शन एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है उसमें। फिर उसके बाद आता है रिजल्ट जनरेशन। तो रिजल्ट जनरेशन हमारा मतलब हो गया व्यू रिजल्ट, जो भी हमारा व्यू जनरेट होगा हमें रिजल्ट रिजल्ट जनरेशन में देना। इफ द एक्शन मेथड रिटर्न्स व्यू, एम इज फाइंड द करेक्ट एंड सी एस्टिमल। जो हमारे सी होती है, जो हमारा रेजर फाइल होती है, वो हमारा व्यू फाइल एंड इज प्रिपेयर द एस्टिमल आउटपुट, ठीक है। और प्रिपेयर एस्टिमल आउटपुट देता है, ठीक है। तो हो गया हमारा result generation. So response sent to the browser. Finally, the HTML is sent to the browser and you see the web page. तो ऐसा हमारा पूरा एमवीसी का फ्लो हो गया, एमवीसी एप्लीकेशन का फ्लो हो गया। तो मैंने देखो यहाँ पर फ्लो बता दिया है, ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा राउटिंग को, राउटिंग हमारा मैच करेगा मैप हमारा मतलब पाथ से जो हम देंगे, और हमारा होम कंट्रोलर हो या हमारा कुछ इन लॉगिन कंट्रोलर हो तो मैप करेगा राउटिंग, राउटिंग मैप करने के बाद हमारा होम कंट्रोलर हमारा इनिशियलाइज होगा। होम कंट्रोलर इनिशियलाइज होने के बाद हमारा इंडेक्स मेथड जो हमने लिखा हुआ है, जो भी मेथड हमने लिखा हुआ है कंट्रोलर के अंदर, इंडेक्स नहीं वो बोल रहा हूँ, वो जो इंडेक्स है हमारा तो व्यू है, ठीक है। तो हमारा एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा, एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद मॉडल बेटा हमारा मॉडल बाइंडिंग होगा, डेटा बाइंडिंग कुछ भी होगा। फिर उसके बाद हमारा पूरा डेटा इनिशियलाइज होने के बाद, डेटा लेने के बाद या डेटा अपडेट करने के बाद हमारा जो डेटा हम रिटर्न में व्यू में देखेंगे वो एचटीएमएल के दौरान देखेंगे, फिर ब्राउजर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा एमवीसी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। देखो क्वेश्चन थर्ड है, लिस्ट आउट द डिफरेंट रिटर्न टाइप्स ऑफ कंट्रोलर एक्शन मेथड्स। हमें डिफरेंट रिटर्न टाइप ऑफ कंट्रोलर एक्शन मेथड दिखाना है, ठीक है। कंट्रोल एक्शन मेथड कैन रिटर्न डिफरेंट रिटर्न टाइप्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्स यू वांट टू सेंड बैक टू यूजर, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल एक्शन मेथड मतलब क्या होगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स है किस तरीके का आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप कुछ एक्शन पे आप कॉल कर रहे हो, एक्शन मेथड्स पे आप कॉल कर रहे हो, तो उस पे आपको किस टाइप का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो कितने टाइप के रिटर्न हमें एमवीसी में मिलते हैं। तो पहला हो गया हमारा व्यू रिजल्ट, जो हमारा नॉर्मल है, एक रिटर्न करता है एचटीएमएल पेज यूज टू रेंडर अ व्यू सीएचटीएमएल फाइल, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे एक्शन रिजल्ट इंडेक्स और रिटर्न व्यू कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो व्यू लेता है ना, ये हमारा व्यू रिजल्ट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट वाला माउस का जो ये एरो देखो आप, यहाँ पे व्यू रिटर्न व्यू किया है, व्यू फंक्शन, ठीक है। तो व्यू रिजल्ट मतलब व्यू फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है यहाँ से एक एचटीएमएल पेज। फिर उसके बाद आता है पार्शियल व्यू रिजल्ट, रिटर्न द पार्शियल व्यू इंस्टेड ऑफ फुल पेज, यूज व्हेन रेंडरिंग अ पार्ट ऑफ पेज, ठीक है। तो एक आप पार्ट ऑफ एक एचटीएमएल चंक ऑफ एचटीएमएल आप दूसरे पेज में अगर दिखा रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, एक पार्शियल व्यू रिजल्ट आता है उसका। तो एक पार्शियल व्यू रिजल्ट एक रिटर्न टाइप आता है इसका, ठीक है। तो ये गेट समरी लिखा और पार्शियल व्यू करके अपने समरी ऐसा कुछ कॉल करके आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ऐसा हो गया हमारा पार्शियल व्यू हम कॉल कर सकते हैं। अगर दूसरा कुछ इंडेक्स से आपके बना हुआ कुछ समरी वगैरह कुछ इंडेक्स अलग से कुछ हमारा व्यू बना हुआ है, तो आपको वो व्यू दूसरे वाले बॉडी के दूसरे वाले एचटीएमएल में आपको दिखाना है एज अ बॉडी,
और हीडर फुटर अलग हो, हीडर फुटर कुछ लेआउट में हो, एक कॉमन फाइल में हो हमने रखा हुआ, और हमको सिर्फ थोड़ा चंक ऑफ एचटीएमएल कोड दिखाना है, तो वो होगा हमारा पार्शियल व्यू हो गया, हमारा एक चंक ऑफ व्यू हो गया जो हम दिखा रहे इंस्टेड ऑफ फुल पेज से। ठीक है, तो जेसन रिजल्ट, तो रिजल्ट रिटर्न द जेसन डेटा यूजफुल फॉर एपीआई और एचएक्स कॉल। ठीक है, ये यूज वाला लिखा है मैंने क्योंकि पता नहीं आपको पूछ सके, इस पे जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैंने यूज लिखा है। ठीक है, तो जेसन रिजल्ट देखो यहाँ पे, जैसे जेसन न्यू नेम गोविंद और एज 25 और जेसन रिक्वेस्ट अलाउ ऐसा करके यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट में रिटर्न मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे रिटर्न में देखो वही नाम आ रहा है। ठीक है, हम्म, ठीक है। रिडायरेक्ट रिजल्ट, रिडायरेक्ट टू यूआरएल। ठीक है, अभी रिडायरेक्ट रिजल्ट देखो यहाँ पे, रिडायरेक्ट रिजल्ट ये वाला हो गया, रिडायरेक्ट हमारा www.google.com का अगर कुछ यूआरएल पे आपको रिडायरेक्ट करना है तो उस टाइम पे अब ये यूज करना। रिडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट, ठीक है, अगर आपको अनदर कंट्रोल और एक्शन पे, दूसरे कंट्रोलर पे और एक्शन पे आपको रीराउट करना है या राउट करना है, तो उस टाइम पे आप यूज करेंगे रिडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट करके। ठीक है, रिडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमारा हो गया इसमें बाजू में लिखेंगे कंट्रोलर और इसके बाजू में लिखेंगे व्यू। ठीक है, इंडेक्स व्यू है हमारा और होम है हमारा कंट्रोलर। तो हमें क्या कर रहा है कि आपसे रिडक्शन का बता रहा है कि होम में आपको जाके इंडेक्स जो है उसको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, इंडेक्स व्यू को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो हो गया हमारा रिडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट। और कंटेंट रिजल्ट हो गया हमारा से रिटर्न, रिटर्न सब प्लेन टेक्स्ट और एचटीएमएल कंटेंट। कंटेंट रिजल्ट हमारा क्या करता है, अगर आपको प्लेन टेक्स्ट, एक प्लेन टेक्स्ट है या सिंपल हेलो फ्रॉम एमवीसी और कुछ एचटीएमएल कंटेंट है जो आपको दिखाने हैं, तो उस टाइम पे आप कंटेंट रिजल्ट यूज करें। फाइल रिजल्ट, रिटर्न द फाइल टू डाउनलोड और व्यू इन द ब्राउजर। ठीक है, तो देखो यहाँ फाइल रिजल्ट, आपको अगर डाउनलोड करनी है फाइल, कौन सी आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और आपको ब्राउजर में दिखाना है वो फाइल डाउनलोड की हुई, तो आप डायरेक्टली ये फाइल रिजल्ट वगैरह आप दिखा सकते हो, या आपको ब्राउजर पे अगर व्यू पे दिखाना है जो फाइल से आपको दिखानी है, तो उस टाइम पे आप फाइल रिजल्ट यूज करें। ठीक है, तो एम टी रिजल्ट, रिटर्न नथिंग, नो व्यू नो डेटा। ठीक है, एम टी रिजल्ट हमारा कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नो डेटा नो व्यू। ठीक है, तो स्टेटस कोड रिजल्ट एंड एचटीटीपी स्टेटस कोड रिजल्ट, रिटर्न द स्पेसिफिक एचटीटीपी स्टेटस कोड। तो हमारा जो स्टेटस कोड रिजल्ट एंड एचटीटीपी स्टेटस कोड रिजल्ट है, सिर्फ हमारा स्टेटस कोड हमारा रिटर्न करता है, लाइक 201, 200, 403, 401, और ऐसे तो बहुत सारे हैं, आपको बता देंगे स्टेटस कोड सारे के सारे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन वेब एपीआई कोड लाइक यूज टू रिटर्न एनी ऑब्जेक्ट विद इन द ऑटोमेटिक कंटेंट नेगोशिएशन। तो कंटेंट नेगोशिएशन का पार्ट आपको पता होगा, जो भी आप कंटेंट भेजोगे उसी टाइप का कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, और उसी टाइप का आपको, अगर उसके पास जो रिस्पॉन्स है, आप कौन से भी टाइप का रिक्वेस्ट भेजोगे वो उसके पास जो रिस्पॉन्स रिटर्न टाइप है लिखा हुआ है वही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंटेंट नेगोशिएशन, रिटर्न एनी ऑब्जेक्ट विद ऑटोमेटिक कंटेंट नेगोशिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट डाले मैंने सारे के सारे कि किस टाइप के और रिटर्न टाइप किसके मिलेंगे। तो आपको ये ऐसे ना कहीं पे मिलेगा नहीं, सिंपल आपको बता देंगे कि कंटेंट रिजल्ट वगैरह सारे कितने कितने टाइप के हैं। तो इसलिए मेरे सारे के सारे वीडियोस ज़्यादा लंबी बन जाती है कभी कभी। ठीक है, तो क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन व्हाट इज राउटिंग इन एमवीसी। राउटिंग इज द प्रोसेस दैट मैप्स अ यूआरएल फ्रॉम ब्राउजर टू स्पेसिफिक कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड इन एएसपी डॉट एमवीसी एप्लीकेशन। ठीक है, राउटिंग एक प्रोसेस है जो मैप करता है आपको यूआरएल, जो ब्राउजर है आपका मैप करता है कि एक कंट्रोलर और एक्शन मेथड के साथ मैप करके फिर आपका जो राउटिंग होता है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, इट डिसाइड्स व्हाट कोड टू रन एंड व्हेन यूजर टाइप्स अ यूआरएल और क्लिक अ लिंक। ठीक है, लेट्स से द यूजर ओपन दिस यूआरएल। देखें, तो एक यूआरएल यूजर ने ओपन की है, उसमें प्रोडक्ट कंट्रोलर डिटेल मेथड है और हमने पैरामीटर 5 पास किया है। ठीक है, तो एक्शन हमारा डिटेल्स हो गया, डिटेल्स मेथड, और प्रोडक्ट कंट्रोल हो गया हमारा, कंट्रोलर पैरामीटर हो गया 5। तो आप ये समझ लो कि प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास। तो राउटिंग विल बी मैप दिस यूआरएल टू अ मेथड लाइक, तो देखो यहाँ पे हमारे मेथड बना हुआ है, तो ऐसे मैप करेगा हमारा कि हमारे कंट्रोलर मेथड के साथ मैप करेगा, फिर उसके बाद राउट करेगा। तो देखो वेयर द राउटिंग कॉन्फ़िगर, राउट कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है हमारा, तो आपको पूछ सकते हैं कि राउट कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है। राउट कॉन्फ़िग डॉट सी एस फाइल जो ऐप स्टार्ट के अंदर होती है, हमने फोल्डर स्ट्रक्चर देखा होगा कि ऐप स्टार्ट जो हमारे स्टार्ट में आती है एमवीसी में,
तो वहां पे राउट कन्फिग डॉट सी एस में ही हमारा ये कोड पड़ा होता है, मैप राउट करके, राउट डॉट मैप राउट करके, ये डिफॉल्ट है हमारा जो राउट होता है, डिफॉल्ट राउट है। तो कंट्रोल एक्शन इसके जगह पे आप अलग भी लिख सकते हो, अलग कंट्रोल लो, अलग इंडेक्स लो, आपको जो दिखाना है डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपको राउट करना है इसमें लिख दो, ठीक है। तो कंट्रोलर हमारा नेम ऑफ द कंट्रोलर, एक्शन हो गया नेम ऑफ द मेथड, और आईडी हो गया एन ऑप्शनल पैरामीटर। तो ठीक है, इसी के यूआरएल ये हमारा हो गया। तो इसमें क्या करेगा, गो टू प्रोड्यूस कंट्रोल हो जाएगा, फिर रन करेगा डिटेल्स 5 मेथड करेगा 5 पेज का, ठीक है। तो हमारे टाइप्स ऑफ राउटिंग होते हैं इस पे डॉट नेट कोर में। तो राउटिंग टाइप्स हमारे दो टाइप के हो गए, एक कन्वेंशनल राउटिंग हो गया, एक एट्रीब्यूट राउटिंग हो गया, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल राउटिंग देख लिया हमने, जो डिफॉल्ट राउटिंग थी, जो ये वाली है, जो होम इंडेक्स वो वाली राउटिंग होगी, जो हम डायरेक्टली राउट कॉन्फ़िग डॉट सी एस से कर रहे हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट राउटिंग होगी जो हम एट्रीब्यूट डिसाइड करके राउट करके, हमने आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन में राउट करके लिखा होता है, और उसके अंदर सारा जो इन्फो रहता है वो अंदर रखता है, प्रोडक्ट कंट्रोलर है, फिर इन्फो मेथड है, फिर आईडी से पास करना है, और कौन से मेथड को हिट करना है। तो यहाँ पे देखो एक्शन रिजल्ट करके है, माउस का आ गया, ठीक है। तो एक्शन रिजल्ट इन्फो करके अरेंट आईडी पास किया है, तो यहाँ पे नाम अलग भी रह सकता है और यहाँ पे राउट में अलग नाम भी रह सकता है। अगर आपको अलग नाम देना है, अलियास देना है, जैसे अलियास नेम देना है, कुछ अलग नाम देना है, इन्फो के जब इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप प्रोडक्ट स्लैश इन्फॉर्मेशन और करली ब्रैकेट देके आईडी पास कर सकते हो, और यहाँ पे नाम सेम चलेगा, एक्शन रिजल्ट इन्फो चलेगा, तब भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राउट हो गया हमारा एट्रीब्यूट राउटिंग। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो ज्यादा तो पूछा जाता है एमयूसी में, या फुल स्टैक जो भी डॉट नेट डेवलपमेंट है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फिल्टर्स इन एमयूसी? फिल्टर इन एएसपी डॉट नेट एमयूसी आर यूज टू रन कोड बिफोर or after specific stages in request processing pipeline, like before after action method runs or before after result in return, ठीक है। तो देखो फिल्टर्स हमारा क्या होता है, देखो कौन से भी आप एग्जांपल ले लो, आप अगर कुछ छालना रहता है ना अपने घर में, अगर आपको कुछ छोटी छोटी वस्तु भी, मतलब छोटे छोटे कुछ भी गंदा रहता है ना वो चावल में, अगर उसमें हम वो छन्ने से एकदम ऐसा छन्नी करते हैं तो उसमें निकालते हैं ऐसा बारीक बारीक छोटे छोटे राइस रहता है, तो उसको भी हम छांटते हैं, मतलब अलग करते हैं। तो एक प्रकार का हमारा होगा फिल्टर हो गया। तो फिल्टर हमने एक मेथड पे लगाया, तो क्या करेगा, जो भी बिफोर और आफ्टर जो भी आपको लॉजिक लिखना है, एक्शन से पहले लिखना है आपको, एक्सेप्शन से पहले लिखना है, या रिजल्ट से पहले लिखना है, रिजल्ट के बाद लिखना है, या व्यू के बाद लिखना है, व्यू से पहले लिखना है, या एक्सेप्शन पहले लिखना है, एक्सेप्शन बाद लिखना है, या ऑथोराइजेशन पे लिखना है, ठीक है। तो ये सारे जो फिल्टर से ये लगा हुआ होता है कि आपके सिक्योरिटी के लिए लगा होता है, कि आपका जो मेथड है वो करेक्ट यूजर आपका आके उसको लॉग इन करे, आपका एरर आता है तो उसको कैच करे, ठीक है। अगर आपका व्यू अगर कुछ अलग आ रहा है और आपको अलग रिस्पॉन्स भेजना है तो उसके लिए अलग करें, आपको कास्टिंग करनी है रिव्यू के रिलेटेड तो आप उधर कर सकते हो, आप एक्शन के रिलेटेड कुछ करना चाहते हो ऑथोराइजेशन कर सकते हो, आउटपुट कैचे कर सकते हो, वहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड आपके हिसाब से आप लगाना चाहते हो तो वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करता है, सिक्योरिटी, लॉगिंग, एरर हैंडलिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, कस्टम लॉजिक, ये सारे आप हेल्प, इससे हेल्प के आप कर सकते हो सारे परफॉर्म, ठीक है। तो पहला होगा हमारा ऑथोराइजेशन फिल्टर। तो ऑथोराइजेशन क्या करता है आपका, यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल रन्स बिफोर कंट्रोलर एक्शन। तो देखो पहले इमेज में दिख रहा होगा कि आपको ऑथोराइज दिख रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है, ये डैशबोर्ड को एक पर्टिकुलर यूजर, एक करेक्ट यूजर एक्सेस कर रहा है क्या वो चेक करता है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन भी अलग है, ऑथोराइजेशन भी अलग है, तो आपको ऑथेंटिकेशन भी पूछ सकते हैं, ऑथोराइजेशन भी पूछ सकते हो, तो आपको दोनों की पता होता चाहिए कि ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो ऑथराइजेशन आपको एक सिंगल जो यूजर एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करता है और उसके रोल्स के और आपको उसके आईडी और की के हिसाब से या टोकन के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन ये होता है जब भी आप लॉगिन करते हो तो उस पूरे एप्लीकेशन को एक ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, पर्टिकुलर एक यूजर उस एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए है क्या इंपॉर्टेंट, तो फिर वो ऑथेंटिकेट कर पाता है। तो ऑथेंटिकेशन अलग होता है, ऑथोराइजेशन अलग होता है, ठीक है। तो सेकंड हो गया हमारा एक्शन फिल्टर, रन्स बिफोर और आफ्टर एक्शन मेथड यूजफुल फॉर लॉगिंग इनपुट वैलिडेशन, ठीक है। तो बिफोर एक्शन जो भी हमने मेथड लिखा होता है डैशबोर्ड, उसके पहले जो भी हमारा फिल्टर लगा लगा होता है, या बाद में जो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद आपको कुछ लॉजिक लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो एक्शन फिल्टर हमारा बिफोर और आफ्टर कॉल होता है, ठीक है।
तो हमारा रिजल्ट फिल्टर हो गया रन्स बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट जनरेशन इज जनरेटेड, ठीक है, व्यू इज रेंडर्ड, ठीक है। तो देखो, गुड इज गुड फॉर मॉडिफाइंग द व्यू रिजल्ट और एडिंग द हीडर, ठीक है। तो देखो, आप अगर कुछ रिजल्ट आप जनरेट कर रहे हो, कुछ आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो, तो उसके पहले और बाद में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो आप वो कर सकते हो विथ रिजल्ट फिल्टर। और एक्सेप्शन फिल्टर यूज फॉर हैंडल एरर और एक्सेप्शन थ्रो ड्यूरिंग द एक्शन और व्यू रेंडरिंग, ठीक है। तो एक्सेप्शन फिल्टर ये है, कुछ भी एरर आपका अगर एक्शन में आता है, आपका जो मेथड में आता है, तो आपका जो एक्सेप्शन फिल्टर वो कैच करेगा। या कुछ भी थ्रो होता है, एक्सेप्शन कुछ थ्रो होता है, या आपने कुछ डिवाइड बाय जीरो अगर कुछ लगा दिया आपने, जो बाय डिफॉल्ट आपने कुछ एग्जांपल देखे होंगे, तो वैसा कुछ आता है तो वो भी कॉल करेगा, कैच करेगा, या आपका एक्सचेंज के बाद भी आपका एक्सेप्शन फिल्टर कर सकता है। बट देखो, एक्सचेंज फिल्टर वैसे ही काम करता है जैसे ट्राई कैच काम करता है, ठीक है। ट्राई में कुछ आता है तो कैच में एरर हमारा कैच कर लेता है, पर ज्यादा तो हम ट्राई कैच ही यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, ठीक है। बट हम एक्सेप्शन फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, हमारा जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी, इनबिल्ट हमारा एरर हैंडल करने के लिए है हमारे पास, तो हम वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, ऑन एक्सेप्शन हम एक बना देंगे, ऐसा करके एक मेथड बनाएंगे, फिर फिल्टर कंटेंट, फिर उसमें बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडल इक्वल टू ट्रू हैंडल द एक्सेप्शन, ये सब कुछ हम हमारे हिसाब से कुछ भी लॉजिक हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और हम ऑन एक्सेप्शन कुछ आता है तो फिर हम वो हैंडल कर सकते हैं। तो दूसरे डायग्राम में देखा आपने, यहाँ पे ऑन एक्शन एग्जीक्यूशन है, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटिंग और एग्जीक्यूटेड, ये हमारा हो गया बिफोर एक्शन रन्स, ये हो गया हमारा कोड आफ्टर एक्शन रिजल्ट, ठीक है। बिफोर और आफ्टर, जो भी आपको लॉजिक लगाना है एक्शन से बिफोर के पहले, तो आप यहाँ पे लिखो, और फिर बाद में लगाना है तो आप इधर लिखो, ठीक है। फिर ये नाम है ना क्लास के आगे माई एक्शन फिल्टर, तो डायरेक्टली नाम एज जो राउट के जैसे हम राउटिंग के लिए यूज करें, तो वैसे ही आप माई एक्शन फिल्टर यहाँ पे लगा लो, फिर वहाँ पे यहाँ पे फिर वो पहले वाला जो कॉल होगा, बिफोर वाला जो लॉजिक है यहाँ पे हमारा कॉल होगा, फिर बाद में भी आप करना चाहो तो वही सेम हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्शन फिल्टर, ठीक है। तो हमारा वैसे ही सेम रिजल्ट फिल्टर भी काम करता है, रिजल्ट फिल्टर के लिए भी हमने ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग, ऑन रिजल्ट एग्जीक्यूटेड, तो ऐसे दो मेथड हम बना सकते हैं बिफोर और आफ्टर के लिए, तो ठीक है। तो ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो आप इंटरव्यू को आप बता सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अगर बतानी है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या पीपीटी, ये पीपीटी भी कर सकते हो रिव्यू, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्शन फिल्टर्स इन एमयूसी? एक्शन फिल्टर आर टाइप ऑफ फिल्टर्स इन ASP.NET and एमयूसी दैट अलाउ यू टू रन द कस्टम कोड बिफोर एक्शन मेथड इज एग्जीक्यूटेड, आफ्टर एक्शन मेथड इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। और डिफाइनेशन भी बता दिया कि एक्शन फिल्टर क्या है, टाइप ऑफ फिल्टर है जो एमयूसी में आपको एक कस्टम कोड लिखने की अनुमति देता है, कि आप पहले मेथड के और बाद में आप कुछ लॉजिक लिखो, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर हो सके, ठीक है। तो क्या किसके लिए यूज करता है? लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटर, मॉडिफाइंग रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स और वैलिडेशन, तो इनके लिए हमारा एक्शन फिल्टर यूज होता है, ठीक है। when they are used, suppose you want to log the time an action start and ends, instead of writing the same code in every method, you can use the action method, action filter, ठीक है। तो आप एज ए यूज करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और मतलब कुछ लॉजिक लिखना चाह रहे हो आप, कुछ मेथड आप लिखना चाह रहे हो, कि आपका जो भी पर्टिकुलर एक्शन मेथड है उसके पहले और उसके बाद में कुछ आप फिल्टर लगाना चाहते हो, तो आप ये फिल्टर, सेम फिल्टर आपने जो पीछे देखा, ठीक है, ये वाला माई एक्शन फिल्टर, तो ये आपने कॉमन में लिखा, तो यही फिल्टर आप अलग मेथड पे भी यूज कर सकते हो, तो यही मतलब है उसका, ठीक है। तो एक्शन फिल्टर मेथड, व्हेन यू क्रिएट द एक्शन फिल्टर बाय एग्जीक्यूटिंग द एक्शन फिल्टर एट्रीब्यूट, यू कैन ओवरराइड दिस मेथड, ठीक है। तो ये मैंने बोला ना, स्क्रीनशॉट में पीछे देखा होगा आपने। तो यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फिल्टर्स भी है, ऑथोराइज, वैलिड, एंटी फॉर्जरी, टोकन और आउटपुट कैच है, तो इनके लिए रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मुझे याद है, तो प्लीज ये भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्शियल व्यू इन एमयूसी? A partial view in ASP.NET MVC like a
रियूजेबल पीस ऑफ वेब पेज, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि पार्शियल व्यू क्या है, हमारा एक चंक ऑफ एचटीएमएल कोड है जो हम अलग एचटीएमएल पे हम रेंडर कर रहे हैं। तो एक स्मॉल पार्ट ऑफ व्यू यूज व्हेन यू वांट टू यूज एचटीएमएल plus C sharp code in multiple places. Think of like a component or mini view that can be placed inside the main view. Why use the partial view? Avoid the code repetition, make pages modular, easy to maintain, improve the performance. ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं सारे डिटेल्स, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम पार्शियल व्यू क्यों यूज कर रहे हैं। तो उसके पीछे एक कारण होता है कि हम कोड रिपीटेशन अवॉइड करें, क्योंकि एक चंक ऑफ कोड है जो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक पेजेस मॉडुलर, और मॉडुलर पेज बनाने में क्योंकि ये अलग अलग रहता है ना, तो हमारा जो पार्शियल व्यू अलग स्टोर रहता है और मेन व्यू होता है वो अलग स्टोर होता है। तो आपको पता होता है एक मॉडुलर प्रोग्राम होता है कि मॉडुलर क्यों है कि मतलब मॉडल अलग है, व्यू अलग है, कंट्रोल अलग है, पार्शियल व्यू अलग रखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल व्यूज के हम देखेंगे क्या है। ठीक है, यू हैव द वेबसाइट वेयर द यूजर प्रोफाइल पैनल विद फोटो नेम लॉगआउट लिंक appears ऑन एवरी पेज। तो आपने देखा होगा कि कौन से भी वेबसाइट पे आपकी एक प्रोफाइल रहती है, उसमें लॉग आउट रहता है, नेम रहता है, फोटो रहता है, तो आपके सब पेजेस पे वो दिखाई देता है। तो क्या है, कॉमन है, बट हम उधर पार्शियल व्यू कॉल कर रहे हैं हर तरफ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम एचटीएमएल इन एवरी पेज, एवरी व्यू, यू क्रिएट अ पार्शियल व्यू कॉल्ड द यूजर प्रोफाइल सीएचटीएमएल। तो एक प्रोफाइल आप सीएचटीएमएल फाइल बनाएंगे, उसमें जो फोटो होगी उसमें सारी फाइल नेम डिटेल्स होंगे, वो सारी हम वो सिर्फ वो चंक ऑफ कोड होगा, चंक ऑफ एचटीएमएल होगा जो हम उधर दिखाने वाले हैं सब पेजेस पे, एक कॉर्नर में लगा देंगे, वो हम डायरेक्टली कॉल कर लेंगे ये हमारा पार्शियल व्यू। तो पार्शियल व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक ऑन व्यू और शेयर्ड फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ऐड बनाएंगे, व्यू करेंगे और लाइक माय पार्सल से एचटीएमएल क्रिएट बन जाएगा, पार्शियल व्यू बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार का एक पार्शियल व्यू बना सकते हो आप, और उसमें आप डायरेक्टली देखो यूजर प्रोफाइल सी एचटीएमएल एक हमने यूजर प्रोफाइल करके बनाया है, उसमें वेलकम एट द रेट मॉडल यूजर नेम। ठीक है, आप यूजर नेम इसे कॉल कर रहे हो उसमें हर तरफ। तो देखो, तो आपको अगर विदाउट मॉडल आप कॉल करोगे पार्शियल व्यू इन व्यू मेन व्यू, तो आप ऐसे कॉल कर सकते हो विदाउट मॉडल एचटीएमएल पार्शियल और यूजर प्रोफाइल करके, तो ऐसे आप कॉल सकते हो। यहाँ पे मॉडल लेके कॉल किया है। ठीक है, जो भी आप मॉडल बनाते हो ना, एक मॉडल मतलब आपको बताया था कि डेटाबेस के जो कॉलम है उसके मैचिंग में आप एक मॉडल बनाते हो, तो उस मॉडल को लेके एक यूजर नेम हम कॉल कर सकते हैं, नेम अलग कॉल करते हैं, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके हम कुछ भी कहीं पे स्टोर करके हम कॉल करते हैं। तो ऐसे ही विथ मॉडल आपको कॉल करना है तो मॉडल के साथ कॉल करें, ये विदाउट मॉडल कॉल करना है इसे मॉडल पे कॉल कर गए। ठीक है, एल्स हम डायरेक्टली ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू और पार्शियल व्यू का डिफरेंस है। तो यहाँ पे व्यू में आपको फुल एचटीएमएल पेज दिखता है, पार्शियल व्यू में आपको सिर्फ एक चंक ऑफ एचटीएमएल कोड दिखता है। हैज लेआउट यूजली यस, व्यू में लेआउट रहता है जो हम लेआउट कॉल करते हैं, बट पार्शियल व्यू में लेआउट नहीं रहता है, एक छोटा सा एचटीएमएल कोड रखता है। यूज केस फुल पेज रेंडरिंग, व्यू में आप एक फुल पेज रेंडर कर रहे हो, उसमें कुछ अलग से कुछ नहीं दे रहे हो। और ये हमारा पार्सल है, एक रियूजेबल सेक्शन है, एक कंपोनेंट जो हम अलग कंपोनेंट में और अलग एचटीएमएल कोड में हम अलग व्यू में हम वो रिडायरेक्ट कर रहे हैं और रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन डिफरेंस है जो आपको पूछ सकते हैं व्यू और पार्शियल व्यू में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, मेंशन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम डेटा व्यू एंड व्यू बैक। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत बार पूछा जाता है आपको, मतलब लिटरली हर इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी भी छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, all three are used to pass data from controller to view and sometimes between requests। ठीक है, जो भी हम डेटा कंट्रोलर से व्यू पास कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक टेम डेटा व्यू बैक एंड व्यू डेटा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका डिफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सिंटेक्स क्या है, टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। ठीक है, उसके लिए कास्टिंग की जरूरत होती है या नहीं की जरूरत होती है। ठीक है, उसके लिए भी है। और परसिस्ट बिटवीन रिक्वेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो टेम डेटा हमारा सर्वाइव करता है, एक कंट्रोलर से आपको दूसरे कंट्रोलर पे आपको कॉल करना है, दूसरे कंट्रोलर पे आपको डेटा भेजना है, तो उस टाइम पे आप टेम डेटा यूज करोगे। और व्यू डेटा व्यू बैक आपको कंट्रोलर से व्यू डेटा पास करने हैं, तो उस टाइम पे आप व्यू डेटा व्यू बैक भी यूज कर सकते हो और टेम डेटा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट टेम डेटा हम कंट्रोलर कंट्रोलर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, अलग एक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज इन रिडायरेक्ट, नॉट अवेलेबल आफ्टर रिडायरेक्ट, नॉट अवेलेबल आफ्टर रिडायरेक्ट, अवेलेबल आफ्टर रिडायरेक्ट। ठीक है,
तो आप रिडायरेक्शन कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन सा आपका डेटा अवेलेबल रहेगा? सिर्फ टेम्प डेटा अवेलेबल रहेगा, व्यू बैक व्यू डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो नल आपका सेफ रहेगा व्यू बैक में, उसमें एरर का चांसेस कम रहेगा। ठीक है। तो और न यहाँ पे व्यू डेटा और टेम्प डेटा में आपका माइट है कि एरर आ जाए। ठीक है। और व्हेन टू यूज और व्हाट, ठीक है, हम देखेंगे कि कब और क्या यूज करना है। देखो, व्यू डेटा यूज व्हेन यू वांट टू पास डेटा यूजिंग की एंड डोंट माइंड टाइप कास्टिंग। ठीक है। देखो, व्यू डेटा क्या करता है पता है? आपने यहाँ पे मैसेज स्टोर किया है हेलो फ्रॉम व्यू डेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम व्यू डेटा मैसेज बनाया हमने व्यू डेटा करके, और हम दिखा रहे हैं यहाँ पे @व्यू डेटा और ब्रैकेट में मैसेज कर रहे हैं S2 में। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो हमारा स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है ना, ये एज ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है हमारे डेटा के अंदर, व्यू डेटा के अंदर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको कास्टिंग की जरूरत नहीं हो रही है। ठीक है। तो वी डोंट माइंड टाइप ऑफ कास्टिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में स्टोर आया था, आपको कास्टिंग की जरूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्टली कौन से भी टाइप का डेटा हमारा स्टोर कर देता है। ठीक है। वैसे ही व्यू बैक हमारा इजियर वर्जन ऑफ व्यू डेटा, लेस टाइपिंग एंड मोर डायनामिक। ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि आप डायरेक्टली व्यू बैक डॉट मैसेज करके आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखो अलग है, व्यू डेटा आप कॉल कर रहे हो, फिर वो लगा के S2 वगैरह मैसेज करके आप कॉलन में लिख ले रहे हो, बट यहाँ पे सिंपल टाइपिंग है, मोर डायनामिक है। ठीक है। यहाँ पे बट ऐसा है कि आपको कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और यहाँ पे आपको कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती व्यू डेटा में। ठीक है। और टेम डेटा में हमारा व्यूज व्हेन यू नीड टू पास डेटा अक्रॉस रिडायरेक्ट फ्रॉम वन कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर। ठीक है। टेम डेटा जब भी हम एक कंट्रोलर से अदर कंट्रोलर में आप डेटा कुछ भी डेटा पास करना चाह रहे हो तो आप टेम डेटा यूज कर लो उस टाइम पे। तो टेम डेटा हमारा अलर्ट में स्टोर हुआ है, डेटा यूज से रिडायरेक्ट टू एक्शन, और सक्सेस पे हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं सक्सेस मैसेज। ठीक है। तो ये हमारा, और ये हमारा फंक्शन हो गया जो हम चेक कर रहे हैं और वहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे हमें लेना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम डेटा का तीनों का डिफरेंस। और हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, ये तो आपको प्रिपेयर करने हैं, 3 या 4 पॉइंट आपको प्रिपेयर करना है। आप इजीली बता सकते हो कि नेल सब कौन सा है, और हमारा कास्टिंग किस में होता है, और सिंटैक्स कैसा है, और हमारा रिक्वेस्ट कैसे कॉल होता है, और हमारे रिडैक्स से भी किसका डेटा हमारा अवेलेबल रहता है। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले, आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, और आप अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर पाए। ठीक है। अगर कुछ गलत बोलता हूँ या कुछ भी गलत होता है मुझसे तो प्लीज़ कमेंट में लिखे, या तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव करो सकूँ। ठीक है। तो मैं एज अ अभी मैंने इंटरव्यू मतलब ये चैनल खोला ही है, स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने हुए मुझे। तो मुझे टाइम लगेगा कि मैं अच्छे से आपको कनेक्ट कर पाऊँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट देने का। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 पे। व्हाट आर एस्टिमल हेल्पर्स इन एमवीसी? ठीक है। तो एस्टिमल हेल्पर्स क्या है हमारे एमवीसी में? तो एस्टिमल हेल्पर्स आर मेथड्स इन ASP.NET that help you to generate HTML element in your views like input, label, form, etc using C# code। ठीक है। तो एचटीएमएल हेल्पर कुछ नहीं है, एक एचटीएमएल कोड ही है जो हम ज़्यादा तो नॉर्मली लिखते हैं। उसमें हमारा इनपुट होता है, हमारा लेबल होता है, हमारा रेडियो बटन होता है, हमारे ड्रॉप डाउन होते हैं, तो वो सारे अलग अलग एचटीएमएल हेल्पर है एमवीसी के अंदर, जो आपको शॉर्ट में आप लिख सकते हो। आप लेस कोड लिखो और ज़्यादा इम्पैक्ट पाओ, मतलब ज़्यादा फैट कोड भी लिखना नहीं एमवीसी में, तो आपको एचटीएमएल हेल्पर यूज़ करो, इजीली आपका कोड भी बन जाएगा, आपका व्यू भी बन जाएगा। ठीक है। They make it easier and cleaner to write HTML in CHTML files like विदाउट HTML हेल्पर मैनुअल। आप कर मैनुअल HTML लिखते हो तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूजर नेम लिख रहे हो, तो आपका अगर टेक्स्ट बॉक्स लिख रहे हो तो आपको एक नॉर्मल HTML में क्या करना पड़ता है, आपको एक इनपुट लिखना पड़ता है, फिर टाइप टेक्स्ट और नेम और यूजर नेम ऐसा करके लिखना पड़ता है। बट विथ HTML हेल्पर लिखोगे तो कैसे करोगे, @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स और उसके अंदर यूजर नेम पास करोगे। तो देखो कि कितना सिंटैक्स का डिफरेंट आ रहा है, आपको कहाँ पे ज्यादा मेहनत लग रही है, यहाँ पे ऊपर वाले विदाउट HTML हेल्पर और विद HTML हेल्पर। ठीक है। तो सेम आउटपुट बट राइटिंग यूजिंग C# हेल्पर मेथड। ठीक है। तो सेकंड वाला बेस्ट है, स्मॉल है। ठीक है। Why use HTML helpers? Reduce the manual typing,
auto bind with model properties, handle validation message, generate clean and consistent HTML, safer, prevent the cross-site scripting attacks by encoding output. ठीक है, तो इससे आपको डायरेक्टली बचाता है, कौन बचाता है, वह HTML हेल्पर। ठीक है, तो देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होगी, कॉर्ड्स हो गए आप। ठीक है, तो क्रॉस ओरिजिन जो होता है ना हमारा, रिक्वेस्ट सोर्स कुछ करके होता है, तो आपको ये सारे जो एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, तो जो सारे अटैक्स वगैरह होते हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि आप क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो वहाँ पे वो बाय चांस वो क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू पूछ ही लेता है। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ HTML हेल्पर्स, एक तो पहला स्टैंडर्ड HTML हेल्पर हो गया हमारा, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स, इस लिखते हैं हम HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, HTML डॉट पासवर्ड, HTML डॉट करके हम रेडियो बटन, फिर उसके आगे फॉर नहीं लगा रहे। ठीक है, बट स्ट्रांगली टाइप जो HTML हेल्पर रहते हैं ना, उसके आगे आप फॉर लगाते हैं। देखो टेक्स्ट बॉक्स फॉर, लेबल फॉर, चेक बॉक्स फॉर। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर और स्टैंडर्ड HTML हेल्पर में ये हो गया हमारा डिफरेंस। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो custom HTML helper, you can also create your own HTML helpers मेथड फॉर रियूजेबल HTML कोड, तो आप एक कस्टमर HTML हेल्पर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और आप बाय डिफॉल्ट जो मैनुअल है वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड HTML में हमारे ये सारे आ गए, और जो स्ट्रांगली टाइप है जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, लेबल और चेक बॉक्स, ये सारे आ गए। ठीक है, तो हम मॉडल डॉट यूजर नेम, मॉडल डॉट मॉडल बना के हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह है, इनके अलग अलग मेथड से हम अलग अलग कॉल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बना के, या कुछ भी अलग करके, एक यूजर नेम स्टोर करके लेबल करना है, पासवर्ड बनाना है, कुछ रेडियो बटन करना है, तो ऐसे। ठीक है, तो हो गया हमारा HTML हेल्पर इन MVC। क्वेश्चन 10, explain the attribute based routing in MVC. Attributes routing means define the routes directly using attribute decoration on the controller classes and action methods. Instead of defining route in routing config.cs, you write them above your controller action using the route एट्रीब्यूट। ठीक है, तो पहले भी मैंने बताया था, जहाँ पे मैंने राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट लिया था, उसमें बताया था कि दो टाइप के राउटिंग होते हैं, कन्वेंशनल और एट्रीब्यूट राउटिंग। तो कन्वेंशनल हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, जो हमारा राउट कॉन्फ़िग डॉट सी एस में हमारा यूज होता है, और हमारा एट्रीब्यूट राउटिंग होता है जो हम एक्शन मेथड के ऊपर हम राउट बना के लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, तो वही यहाँ पे बनाया है, बताया, बट यहाँ पे एक अलग है कि आप एनेबल कैसे करोगे एट्रीब्यूट राउटिंग को। तो एनेबल करना है आपको एट्रीब्यूट राउटिंग, तो आपको रजिस्टर डॉट राउट्स जो मेथड है उसमें आपको ऐसी मेथड लिखनी पड़ेगी, राउट्स डॉट मैप एमवीसी एट्रीब्यूट राउट्स, और तो ये क्या करेगा, आपका एट्रीब्यूट राउटिंग आपका एनेबल करेगा। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हो कि कन्वर्शनल राउटिंग है। ठीक है, तो कन्वर्जन राउटिंग आपका होम इंडेक्स, आपको डायरेक्टली आप लॉग इन कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप यूआरएल को हिट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका जो फर्स्ट पेज होता है और लोड होता है ना, वो हमारा कन्वेंशनल राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग का होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड पार्शियल व्यू, तो पहले भी मैंने डिफरेंस बताया, व्यू का और पार्शियल व्यू का तीन डिफरेंस बताए थे, और यहाँ पे छह छह डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो डेफिनेशन व्यू का है, अ फुल HTML पेज रेंडर बाय कंट्रोलर, पार्शियल व्यू अ रियूजेबल पोर्शन ऑफ व्यू लाइक अ कंपोनेंट। ये पार्शियल व्यू हम अलग स्टोर करते हैं, व्यू अलग स्टोर करते हैं। पार्शियल व्यू में हमारा एक छोटा सा HTML का कोड रहता है, जो हम अलग से अलग HTML में हम कॉल करते हैं। आपने देखा होगा कि कई एप्लीकेशन पे, देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का नंबर है, क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये वाला हमारा ईडर हो गया, फुटर हमारा सिंबल के साथ, नीचे सिंबल के साथ फुटर हो गया, और बीच में हमारा सिर्फ इतना सा स्क्रीनशॉट है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाना है, तो हम इसके लिए, और ये हमारा स्क्रीनशॉट है दूसरी जगह पे भी यूज होगा सेम, और बहुत जगह पे भी यूज हो, तो इसको कॉल करने के लिए आप अलग से पार्शियल व्यू लिखोगे, HTML बनाओगे उसका, और वो डायरेक्टली आप कॉल करोगे इसके अंदर, इस पेज के अंदर, तो ये डायरेक्टली वो कॉल कर देगा। ऐसे ही सेम हेडर फुटर वही रहेगा, बैकग्राउंड वही रहेगा, बट कोड जो HTML दिखाएगा हमारा पार्शियल व्यू का दिखाएगा। ठीक है, और यही कोड हम अलग जगह पे यूज कर सकते हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ कोड। ठीक है, लेआउट सपोर्ट यूजली यूजेस लेआउट डॉट HTML। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर पेज हो गया। एमवीसी में आपका मास्टर पेज रहता है, जो एक कॉमन स्ट्रक्चर फॉलो करता है, एक कॉमन हीडर पास सपोर्ट करता है, एक कॉमन फुटर सपोर्ट करता है, एक
बटन सपोर्ट करता है, लॉग इन लॉग आउट का। जो भी हमारा कॉमन एप्लीकेशन के लिए लगता है ना, वो हम मास्टर पेज में सेव करते हैं, ताकि हमारा जो भी इफेक्ट हो वो ओवरऑल एप्लीकेशन में हो, जो भी चेंजेस हो और एप्लीकेशन में यूज हो, ठीक है। और पार्शियली में डू नॉट यूज लेआउट बाय डिफॉल्ट। यूजेबिलिटी, यूज फॉर कंप्लीट पेज, यूज सेक्शन इन मल्टीपल व्यूज, ऑलरेडी बता दिया। रेंडरिंग बटन, रिटर्न द व्यू फ्रॉम कंट्रोलर, रेंडर यूजिंग एचटीएमएल पार्शियल और एचटीएमएल रेंडर पार्शियल, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूज केस, डिस्प्ले अ full web page like home, about and contact, reuse the UI part like header, footer और प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। कौन सा भी छोटा पार्ट आपको कहीं भी दिखाना है, कितने भी जगह दिखाना है, आप सेम आप पार्शियल भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है। और यूआरएल एक्सेस कैन बी एक्सेस डायरेक्टली via यूआरएल, कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस, क्योंकि उसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि पार्शियल व्यू तो हम एक छोटा सा एस्टिमल जो हम एक अलग व्यू में कॉल कर रहे हैं, वो अलग से व्यू थोड़ी ना है कि हम डायरेक्टली यूआरएल में कॉल करें, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, एक्सप्लेन द एरियाज इन एमयूसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Areas in MUC are like a small section or mini project inside the bigger MUC application. They are help you organize large application by separating features like different folders like admin or just reports. तो यहाँ पे देख सकते हो एरियाज बना हुआ है, उसके उसके अंदर एडमिन और उसके अंदर यूजर बना हुआ है। तो एडमिन के अंदर अलग एमयूसी है, यूजर के अंदर अलग एमयूसी है, मतलब दो एमयूसी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि मल्टीपल एमयूसीज बने हुए हैं और मल्टीपल नेम बने हुए हैं एडमिन और यूजर का। तो उसके अंदर, तो ये हो गया हमारा एरियाज हो गया। तो एक एप्लीकेशन जो बड़ा एप्लीकेशन है, जो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड है, मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड है, और उस सेक्शन के अंदर अलग कोड है, अलग सेक्शन के अंदर अलग कोड है, ठीक है। तो एरियाज हो गया। इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट विद यूजर सेक्शन एंड एडमिन सेक्शन एंड सपोर्ट सेक्शन। तो ये हमारा रियल टाइम एग्जांपल हो गया, ठीक है। Instead of putting everything in one controller view model folder, you can create the each area work like mini MVC structure. ठीक है, आपको सारा कुछ मिक्स करने से अच्छा है कि अलग अलग सेक्शन का अलग अलग एमवीसी स्ट्रक्चर बनाए, वो भी मतलब इजिली ट्रैकेबल होगा, इजिली भी अंडरस्टैंडिंग होगा, और किसी को भी इसी से समझ में आएगा, ठीक है। Why use areas? Organize the big project better, keep code cleaner and easier to manage, allow the multiple teams to work on separate models, avoid the naming conflicts in large apps. How to create areas in manage in MVC? आपको राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट्स पे, उस पे ऐड करना है, और एरिया पे क्लिक करने के बाद उसको नाम देना है, एडमिन या कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे आपका वो फोल्डर का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो राउटिंग इन एरियाज, तो राउटिंग कैसे होगा फिर एरियाज में, क्योंकि हमारा मल्टीपल डिवीजन बन जाएंगे, मल्टीपल डिवीजन के अंदर अलग अलग डिवीजन अलग अलग तरीके से काम करेगा। तो राउटिंग इन एरियाज, ईच एरिया हैज इट्स ओन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइपिकली इनसाइड द एडमिन एरिया रजिस्ट्रेशन डॉट सी एस। जो मैंने पहले देखा है सी एस पेज, हमारा जो मॉडल्स के अंदर एडमिन रजिस्ट्रेशन सी एस पेज बन रहा है, ठीक है। तो सो यूआरएल लाइक कॉल एडमिन होम और इंडेक्स विल गो टू एरिया इन एडमिन, ठीक है, एडमिन के अंदर जाएगा, ठीक है। और कंट्रोलर होम कंट्रोलर और एक्शन होगा इंडेक्स, ठीक है। नॉर्मली हम कैसे कॉल करते हैं, हम डायरेक्टली कंट्रोल का नाम देते हैं होम कंट्रोलर, फिर इंडेक्स देते हैं। फिर आपको वैसे नहीं करना है, आपको कॉल करना है एडमिन, फिर उसके बाद करना है होम, फिर उसके बाद इंडेक्स करना है, फिर उसके बाद आपका ये जो कॉल होगा एरियाज पे कॉल होगा, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो हमारा मैप आउट कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैप आउट होगा आपका एडमिन बाय डिफॉल्ट एडमिन स्लैश कंट्रोलर एक्शन डॉट। तो आपको जो भी आप एरियाज बनाओगे, तो आपको इस एरियाज के लिए आपको मैप राउटिंग आपको config डॉट सी एस में जो आपने बताया राउटिंग config डॉट सी एस में, तो आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना है कि किसके लिए क्या कॉल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एमवीसी क्लास स्काफ होल्डिंग, ठीक है। स्काफ होल्डिंग इज ASP.NET MVC means automatically generating the code for basic CRUD, create, read, update, delete operation based on your model। देखो स्कफ फोल्डिंग एक तरीके का एक फंक्शन है जो आपको डायरेक्टली एक कोड बना के देता है। आप डायरेक्टली डिफरेंटली आप कोड लिख रहे हो, एक क्रिएट का जो फंक्शन है आप लिख रहे हो, उसके लिए अलग से कोड बना रहे हो, रीड का अलग से बना रहे हो, अपडेट के लिए डिलीट के लिए आप मैन्युअली आप ट्राई करो कि कोड बनाओ, ठीक है।
तो आपकी जो सारी मैनुअल प्रोसेस है ना, इसको रिमूव करने का काम आपका स्कार्फ फोल्डिंग करता है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको मॉडल देना है। जो यहाँ पे मॉडल दिख रहा है ना आपको, ये मॉडल आपको स्कार्फ फोल्डिंग को देना है। फिर उसके बाद स्कार्फ फोल्डिंग को अगर ये मॉडल दोगे ना, तो उस मॉडल के बेस पर आपका क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सारी मेथड्स वो बना के दे देगा। ठीक है। Suppose you have the models with scaffolding, MVC can auto generate a controller for handling the student operation, the view for create, edit, delete details, and it require HTML forms and razor code. How to scaffold in your Visual Studio? तो राइट क्लिक करना है कंट्रोल फोल्डर पे, ऐड करना है न्यू स्काफोल्ड आइटम, चूज करना है MVC कंट्रोलर विथ व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, सिलेक्ट करना है मॉडल क्लास, स्टूडेंट और डीबी कंटेक्स्ट सिलेक्ट करना है, और कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सारा कोड आपको जनरेट करके दे देगा, सारा बेसिक CRUD ऑपरेशन आपको जनरेट कर देगा आपका स्काफोल्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके जो फ्रेशर्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग से कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको CRUD ऑपरेशन बनाए, डायरेक्टली आप स्काफोल्डिंग करो, डायरेक्टली आपको CRUD का पूरा कोड मिल जाएगा। ठीक है। तो बेनिफिट क्या है स्काफोल्डिंग के, स्पीड अप करता है डेवलपमेंट, रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर, यूज द फुल वर्किंग कोड क्विकली एंड फॉलोज द MVC बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो वो हमारा स्काफोल्डिंग। तो राउट कंस्ट्रेंट हो गया हमारा। क्या है, व्हाट इज राउट कंस्ट्रेंट इन MVC? राउट कंस्ट्रेंट in ASP.NET MVC are rules that restrict or control the values allowed in URL parameters. The help they help to ensure that a route only matches when the URL parameters meet certain conditions like being number or specific length and matching patterns. Example without constraint. ठीक है। तो देखो राउट कंस्ट्रेंट हमारा, हम राउट के साथ कुछ पैरामीटर एडिशनल भेजते हैं, जैसे कि आईडी हो गया, नेम हो गया, कुछ भी हम पैरामीटर कुछ भी हम भेजते हैं ना, तो उस कंस्ट्रेंट को कुछ रूल्स अप्लाई करके देता है हमारा राउट कंस्ट्रेंट। ठीक है। आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको देनी है तो उसके साथ आप राउट कंस्ट्रेंट लिखो। तो देखो एक एग्जांपल दिया है नीचे। देखो हमने होम कॉल किया, उसके बाद डिटेल मेथड कॉल किया, तो डिटेल के बाद हमने एक पैरामीटर भेजा, तो पैरामीटर का नाम आईडी दिया है, पर उसमें हम एबीसी भी पास कर सकते हैं और 1 2 3 भी पास कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे इंट और स्ट्रिंग कहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे इंट और स्ट्रिंग होगा। एक तो हमें जहाँ पे हम एक्शन मेथड कॉल कर रहे हो वहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग और वो करना पड़ेगा, बट उसके बाद भी आपका एरर आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसको हैंडल करने के लिए आप डायरेक्टली राउट कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दो। ठीक है। तो राउट कंस्ट्रक्शन आपका 1 2 3 का वर्क करेगा और एबीसी पास करोगे तो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको राउट कॉन्फ़िग डॉट cs में वहां पे आपको आईडी के बाद यूआरएल पैरामीटर एक ऑप्शनल कर सकते हो, और कंस्ट्रेंट लिखा है यहाँ पे देखो, ओनली मैच इफ आईडी इज नंबर। तो मैच करेगा सिर्फ आईडी अगर नंबर है तभी मैच करेगा आपका कंस्ट्रेंट उसके साथ। ठीक है। तो क्या है हमारा राउट कंस्ट्रक्ट का क्या बेनिफिट्स है। ठीक है। प्रिवेंट इनवैलिड यूआरएल्स, जो भी इनवैलिड यूआरएल आपके बाहर से हिट हो रहे हैं, कुछ भी अलग डेटा भेज रहे हैं, तो उसके आपको प्रिवेंट करेगा। improves the routing performance, routing पे परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट देगा। ऐड मोर कंट्रोल ओवर द यूआरएल पैटर्न्स एंड मेक योर ऐप मोर सिक्योर एंड रिलायबल। ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट है और उसके मीनिंग और एग्जांपल्स है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ यू रिटर्न अ व्यू फ्रॉम अ कंट्रोलर एक्शन बट द corresponding .chtml फाइल इज मिसिंग, हाउ वुड MVC हैंडल इट? ठीक है। तो क्या हो सकता है कि आपको एक व्यू रिटर्न करना है एक एक्शन से, बट क्या होता है कि वो जो व्यू है वो मिसिंग है, वो फाइल मिसिंग है, तो उसको MVC कैसे हैंडल करेगा? ठीक है। तो आपके कंडीशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये मुझे पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ताकि आपको पता चले कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इफ यू रिटर्न वैल्यू लाइक, अगर आप ऐसी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे व्यू रिटर्न व्यू माई व्यू करके रिटर्न कर रहे हो, तो माई व्यू अगर मिसिंग है तो कैसे हैंडल करेगा? ठीक है। तो MVC विल थ्रो द इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन एट रन टाइम। अगर आपका वो मिसिंग है फाइल पे तो वो आपका ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा पेज पे। ठीक है। द व्यू माई व्यू और इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड करके ऐसा देगा। ठीक है। द व्यू इंजन लुक्स लाइक वेरी स्पेसिफिक, तो ऐसे व्यू आपका
ऐसा व्यू के अंदर ऐसा ऐसे सर्च करेगा वो, फिर उसका यहाँ पे अगर व्यू मिसिंग है तो फिर तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उसको हैंडल करने के लिए दो तरीके, एक तो यूज व्यू एग्जिस्ट फंक्शन लॉजिक कस्टम मेथड बिफोर रिटर्निंग अ व्यू। तो आपको एक कस्टम मेथड बनानी है। अगर आपका एक्सेप्शन आता है तो आप एक कस्टम मेथड बनाओ और उसको कॉल करो एक्सेप्शन पे। और एक तो आप कस्टम हैंडल एरर एट्रीब्यूट करके एक आता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आपको इंटरव्यू पूछेगा, आपको तो ट्राई कैच पता है, आपको तो सबको ट्राई कैच पता होता है कि ट्राई में हमारा एरर आए, कैच में हम कैच कर लेंगे। बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए? तो इसके अलावा आपके पास है एक अलग से एक कस्टम मेथड जो बनाएंगे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, या एक अलग से आपका एचटीएमएल पेज है जो आप रेंडर करोगे एक्सेप्शन पे। ठीक है ना। और एक अलग से आपका हैंडल एट्रीब्यूट करके आपका एक कस्टम एट्रीब्यूट करके आप एट्रीब्यूट बनाओगे और उसके एक्शन मेथड के ऊपर लिख दोगे, तो आपका वो कस्टम एरर पेज हैंडल करेगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं जो हम कस्टमली हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन में। आपको अगर पूरा डीपली नॉलेज है ना तो आप इजिली हैंडल कर सकते हो। ठीक है। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपको कितना एमवीसी का नॉलेज है उसके रिलेटेड। आपको अगर नॉलेज ज्यादा है तो आपको ज्यादा पता होगा, तो कितना पता है ये इंटरव्यूअर जानने की कोशिश करता है। ठीक है। तो दोस्तों चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिले इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। उनको ज़रूरत है उनका ये वीडियो पहुंचाए और उनकी मदद करे, उनकी हेल्प करे। ठीक है। और ऐसे ही मैं बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाला हूँ और सेकंड पार्ट भी जल्द में लेके आऊंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको 2 मिनट भी लगेंगे नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करने हैं, आपके लिए तो फ्री है, बट इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।